हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसे हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी असल में आया कैसे। तो ये असल में तीन गैस लॉस के कॉम्बिनेशन से आया है। पहला है चार्ल्स लॉ, दूसरा है बॉयल्स लॉ और तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ। तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको इन तीनों गैस लॉस को थोड़ा बहुत समझाया है और इनका इस्तेमाल करके आप कैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तक पहुँचोगे ये बताया है। पार्ट 2 में मैंने आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में बताया, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। और जो भी यूनिट्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, इनके यूनिट्स के बारे में भी मैंने आपको समझाया है, इनकी कन्वर्जन्स को बताया है, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ और कहीं भी ना अटको। तो चलो फिर दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की बात कर रहे थे, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो हमें ये देखना था कि ये आया कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तीन गैस लॉस के कॉम्बिनेशन से आया है और वो तीन गैस लॉस हैं हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। आओ इनको एक एक बार देख लेते हैं। बॉयल्स ने गैस की स्टडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के करी थी, तो उन्हें ये मिला कि जो प्रेशर और वॉल्यूम था उनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, यानी कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ा रहे थे गैस का वॉल्यूम कम हो जा रहा था, ठीक है, या फिर प्रेशर के बढ़ते गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लग रहा था। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट था, यानी कि चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस की स्टडी करी, तो उन्होंने ये देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। और एवोगैड्रोस लॉ में एवोगैड्रो जी ने क्या करा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही कांस्टेंट रखा, फिर करी गैस की स्टडी। ये करने पे उनको ये मिला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जब नंबर ऑफ मोल्स को आप इंक्रीज करते हो तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, या फिर गैस भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लग जाता है। तो इन तीनों लॉज में आप देखो वॉल्यूम का क्या रिलेशन आ रहा है, 1/p, ठीक है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो देखो कैसे लिख सकता हूं। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब देखो, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे मैं कह रहा हूं आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बाकी का मैं एज इट इज लिख दूंगा 1/p मल्टीप्लाइड विद टी मल्टीप्लाइड विद एन। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो हमें क्या मिलता है। प्रेशर को मैं दूसरे साइड लेके जाता हूँ, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, आर और टी। देखो दोस्तों, हमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन मिल चुका है। और ये हमें कैसे मिला, जब हमने तीन गैस लॉस को कंबाइन करा। और वो तीन गैस लॉस कौन से थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। इनकी मदद से हमने वॉल्यूम का रिलेशन देख लिया अलग अलग चीज़ों के साथ और सबको कर दिया हमने इक्वेट, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, पी वी इक्वल टू एन आर टी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे जो आर है ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके कुछ वैल्यूज़ है, आओ इनको देख लेते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प कर देगा। आर की वैल्यू 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल में। आर की वैल्यू अगर आपको कैलोरी में रखनी है तो आप लिखोगे 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। लीटर एटीएम में आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और लीटर बार में 0.0831 पर केल्विन पर मोल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 8.314 है ना, इसको आप 25/3 भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में ऐसे वैल्यूज़ रहेंगे ना जो 25/3 से ईजिली कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जूल पर केल्विन पर मोल में वैल्यू रखनी है आर की, तो इंस्टेड ऑफ 8.314 आप 25/3 भी रख सकते हो, क्योंकि ईजिली वैल्यूज़ कभी कभी कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा यूनिट कन्वर्जन्स की बातचीत करते हैं। देखो, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के वैल्यूज़ बताए थे अलग अलग, ठीक है। इसमें आप देखो, ये जो केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स आ रहा था, ठीक है, ये तो हर किसी में कॉमन था, लेकिन डिफरेंस कहाँ था, यहाँ पे देखो, जूल में, कैलोरी में, लीटर एटीएम में, लीटर बार में। अब इन चीज़ों को समझते हैं। देखो, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर की यूनिट आनी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड होगा वो वॉल्यूम के यूनिट, और वॉल्यूम कैसा यूनिट लीटर होता है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट मल्टीप्लाइड विद लीटर, इनवर्स में मोल की यूनिट आ रही थी, और टेम्परेचर को अपन एसआई यूनिट में लिखते हैं केल्विन, तो केल्विन इनवर्स आ रहा था। देख लो ऊपर आ रहा था कि नहीं, ये तो हमारा सेम था। डिफरेंस कहाँ था, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट में डिफरेंस आ रहा था, देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे,
ठीक है। अब देखो हम प्रेशर के यूनिट से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा प्रेशर होता है ना, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है यार पास्कल, ठीक है। और प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। अब देखो ये जो फोर्स है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो मेरा एरिया है ये क्या होता है, मेरा मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं प्रेशर को कुछ इस तरीके से लिखूं तो कैसा रहेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तरीके से मैंने ये फोर्स यानी कि न्यूटन लिख दिया है, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर, ऊपर के मीटर से नीचे वाला मीटर कटा, यानी कि केजी, मीटर को ऊपर पहुंचाएंगे, मीटर इनवर्स, और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो ये जो आपका प्रेशर था इसकी एसआई यूनिट थी पास्कल, ठीक है। ये कैसे आया, बिकॉज प्रेशर इज योर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या है, पास्कल, ठीक है। और आपका पास्कल फाइनली क्या निकल के आया, केजी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया, बिकॉज अपन ने फोर्स को क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमको पता है मास की एसआई यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको पुट करा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड कर दिया एरिया कैसा यूनिट, मीटर स्क्वायर से। तो फाइनली जो पास्कल निकल के आया, पास्कल लिखने का क्या तरीका हो गया अपना, पास्कल लिखने का तरीका अपना हुआ यहाँ से केजी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपको ये वाला पोर्शन भी अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो प्रेशर की अपने पास क्या क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट है अपनी पास्कल, और प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है अपने पास, एक आपका हो गया टॉर, एक आपका हो गया mm ऑफ एच जी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं ये वैल्यूज़ और ये यूनिट कन्वर्जन्स, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट में एक आता है बार और एक आता है आपका क्या, एटीएम, ठीक है। अब ये जो है ना एटीएम, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, एटीएम की, ठीक है। इट इज़ द बिगर यूनिट। अब देखो कैसे कैसे कन्वर्जन रहने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 बार इज इक्वल टू 1 एटीएम, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली सही है, मगर ऐसा मतलब एकदम इक्वल टू में आप अगर लिखोगे तो 1 एटीएम होता है 1.01325 बार के, ठीक है। यानी कि एटीएम थोड़ा सा बड़ा है बार के कंपैरिजन में, और एक एटीएम का मतलब होता है, अगर पास्कल में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.1325 पास्कल, ठीक है। किलो पास्कल में लिखना है तो 101.325 किलो पास्कल, ऐसे लिख सकते हो इसको। और अगर आपको बार में लिखना है 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर में 5 पास्कल, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है आपको। और ये जो देखो टॉर और mm ऑफ एच जी बता देता हूँ, एक टॉर और एक mm ऑफ एच जी बराबर होते हैं, बिकॉज ए 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, और यही होता है 760 टॉर, ठीक है। तो देख लो एक और बार बता देता हूँ मैंने प्रेशर के यूनिट कन्वर्जेंस लिखे, प्रेशर की अपनी एसआई यूनिट है पास्कल, और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं टॉर, mm ऑफ एच जी, बार और एटीएम, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। 1 बार इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम, ये लिख सकते हो, स्कूल लेवल तक में बात बन जाएगी, लेकिन कॉलेज लेवल और कंपेरेटिव एग्जाम में अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एटीएम हमारी सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ पे, और 1 एटीएम का मतलब 101.325 पास्कल हो गया, या फिर 101.325 किलो पास्कल हो गया। एक बार का मतलब होता है 10 की पावर में 5 पास्कल, ठीक है। एक टॉर और एक mm ऑफ एच जी बराबर है वैल्यूज़ में, इसलिए एक एटीएम में 700 mm ऑफ एच जी भी होते हैं, और एक एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर भी होता है आपका, ठीक है। प्रेशर अपना डन हो गया है। अब बात कर लेते हैं देखो अपन वॉल्यूम के यूनिट्स की। ये वॉल्यूम का जो यूनिट है ना, ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। देखो वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है ना, ये आपकी क्या होती है, लीटर्स होती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 लीटर में आपके पास 1000 ml होता है, यानी कि 1000 मिलीलीटर। अब देखो ml से कहानी को शुरू करते हैं। 1 ml का मतलब होता है 1 cc, या फिर इसको लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्यूब लेते हो जिसका साइड लेंथ
1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अगर कोई क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर का है तो इसके अंदर कितना पानी भरेगा, उसके अंदर एग्जैक्टली 1 ml जितना पानी भरता है। अब यहाँ पे देखो 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 1000 ml लिखता हूँ तो मैं इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, और 1000 ml में मेरे पास कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है दोस्तों कन्वर्जन। ध्यान से, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या थी भाई, लीटर थी, ठीक है। तो लीटर के टर्म्स में बात करी, 1 लीटर को लिया और 1 लीटर में कितने ml आ सकते थे, 1000 ml, ठीक है। अब ml के टर्म्स में बात कर लेते हैं। 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि 1000 ml का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आई बात? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो 1 मीटर होता है इसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर का मतलब है 10 डेसीमीटर। तो अगर यहाँ पे मैं ये लिखूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 1 डेसीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब लेता हूँ तब मैं उसको 1 लीटर के बराबर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं नीचे 1 मीटर क्यूब लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1000 लीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई एक ऐसा क्यूब लिया जिसका एक साइड लेंथ 1 मीटर का होता है तो उस क्यूब में कितना पानी फिल हो पाएगा, 1000 लीटर पानी फिल हो पाएगा। अब ये देखो भैया ये कैसे हुआ, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था 1 मीटर का मतलब कितना होता है सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे इस पूरे का भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता था, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 वो असल में गायब हो गया। तो असल में ये इतने सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, इतना ही ml, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ml, ठीक है। अब देखो इस ml को मुझे अगर लीटर में देखना पड़ा तो मेरे को इसको 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो मैंने इसको 1000 से जैसे डिवाइड करता हूँ 1 2 3, ऊपर से भी 1 2 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1000 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 1000 बचा, तो ये 1000 मेरा लीटर है। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1000 लीटर कैसे आया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं टेम्परेचर के यूनिट्स की। टेम्परेचर की 2 यूनिट्स हैं, एक तो है अपना केल्विन, ठीक है, जो कि SI यूनिट है, और एक अपन जो इस्तेमाल करते हैं डिग्री सेल्सियस, एक ये है, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कुछ भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बोला है कि इसको भैया केल्विन में लिखो, तो कैसे लिखोगे, कुछ भी नहीं करना, जितना भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसमें 273 का एडिशन कर दो। जैसे ही आप इसमें डिग्री सेल्सियस में जितना दिया है उसमें जैसे ही आप 273 का एडिशन करोगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। मान लो यहाँ पे कितना आता है आपका 298, तो बस इतना ही आपका केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। तो यानी कि डिग्री सेल्सियस में कुछ भी दिया है उसमें अगर अपन 273 प्लस कर देते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो देखो मान लो Z डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में देखना है, तो Z में अपन 273 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन में। तो केल्विन में कितना टेम्परेचर है अपने पास, Z प्लस 273 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं, देखो मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखना है केल्विन में। क्या करूंगा, 27 में करूंगा 273 का प्लस करते ही आ जाएगा 300, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 300 केल्विन का। सिंपल है बात, ठीक है। अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन में अगर मान लो आपके पास 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, कैसे बदलोगे, 298 में यहाँ पे आप माइनस करना 273 का, जैसे ही 273 का माइनस करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। मैं एक और बात जल्दी से समराइज कर रहा हूँ। टेम्परेचर का सवाल है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, करेंगे -273 का, और डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना पड़े तो करेंगे 273 का प्लस। सिंपल है। अब मेरी एक बात ध्यान से आप सुनना, अब है इंपॉर्टेंट बात। ऊपर आते हैं अपन एक बार जहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैं एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ। अपना क्या था, R इज इक्वल टू PV/NT आ रहा था, ठीक है। जब अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके R के टर्म्स में लिखा। नीचे देख लो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है,
यहाँ पे देखो मोल इन्वर्स लिखा हुआ है और टेम्परेचर का देखो केल्विन इन्वर्स लिखा हुआ है, और ये चीज़ हर किसी में सेम है, ठीक है, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। और दिक्कत कहाँ है, यहाँ पे लीटर एटीएम लिखा है, यहाँ पे लीटर बार लिखा है, यहाँ पे जूल लिखा है, यहाँ पे कैलोरी लिखा है, ठीक है। अब देखो प्रेशर की अपन ने क्या यूनिट पढ़ी थी, एटीएम पढ़ी थी, हाँ एटीएम है। वॉल्यूम की क्या पढ़ी थी, लीटर पढ़ी थी, हाँ लीटर है। प्रेशर की एक और यूनिट पढ़ी थी बार, वो भी है। वॉल्यूम की लीटर पड़ी थी, वो भी है। लेकिन ये जूल क्या है यार, ये जूल है एनर्जी की यूनिट, ठीक है। यानी कि एनर्जी को प्रेशर इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो, एनर्जी की यूनिट है जूल, ठीक है, इसको जूल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे लीटर एटीएम ये यानी कि, और यहाँ पे लीटर बार, तो ये दोनों आपकी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को मैं एनर्जी के बराबर भी लिख सकता हूँ, यानी कि लीटर एटीएम को मैं जूल भी लिख सकता हूँ, लीटर बार को, ठीक है, मैं जूल भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ ज़रा देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो एनर्जी है इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। एनर्जी अपना क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। मास है ये, तो ये kg हो गया। और ये देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट है c, और उसका स्क्वायर कर रखा है। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, और इसका क्या कर रखा है, स्क्वायर। तो भैया कर दो स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपना क्या है, ये अपना है एनर्जी। और अपना प्रेशर क्या था, ज़रा उसको चेक करो। अपना प्रेशर क्या था, ऊपर आओ, प्रेशर अपना था kg मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, और अपना जो प्रेशर था वो था kg मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको ऊपर दिखाया, जूल के फॉर्म में लिखा है कहीं कहीं वैल्यू, और कहीं कहीं एटीएम लीटर के फॉर्म में लिखा है। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है। कैसे करेंगे देखो, प्रेशर अपना क्या है, kg मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम को अपन क्या लिखते हैं ऐसा यूनिट में, लीटर, ठीक है। लीटर को अपन अगर लेंथ के टर्म्स में लिखे तो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मीटर क्यूब के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर के फॉर्म में, तो अपन इसको मीटर क्यूब लिखते हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं मीटर क्यूब को इसके साथ। प्रेशर की यूनिट अपन ने लिख दी, वॉल्यूम की यूनिट अपन यहाँ लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आता है आपका। देखो जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एनर्जी क्या आ रहा था आपका, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ गए क्या हुआ, तो हमने प्रेशर इंटू वॉल्यूम करके इन दोनों की एसआई यूनिट को मल्टीप्लाई करके अपन एनर्जी के एसआई यूनिट तक पहुंच गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, हमने इस चीज़ को समझा है। यानी कि जो जूल लिखा हुआ है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और नीचे आपका क्या लिखा हुआ था, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब चीज़ को ध्यान से समझना तुम, है ना। देखो हमने जूल से प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करके एनर्जी का सफ़र तय कर लिया था। अब 0.0821 है, ठीक है, और ये क्या है, लीटर एटीएम में। और एक लीटर एटीएम जो होता है आपका, 1 लीटर एटीएम, ये आपका होता है 101.3 जूल। यानी कि अगर आप एक चीज़ देखो, ऊपर है 8.314 जूल, और एक एटीएम लीटर का मतलब होता है 101.3 जूल। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करो, जैसे एक एटीएम लीटर का मतलब है 101.3 जूल, ठीक है, और 8.314 जूल में कितने एटीएम लीटर होंगे वो अगर आपको चेक करना है तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर दो। क्या करोगे, x, आपको एटीएम लीटर निकालना है तो देखो क्या करोगे, x इज इक्वल टू 8.314 डिवाइड कर दो इसको 101.3 से, तो जो आपका निकल के आएगा वो आपका 0.0821 लीटर एटीएम आने वाला है। तो मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दिया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ से लिखते हैं अपन, 1 एटीएम लीटर आपका 101.3 जूल होता है, और एक लीटर बार आपका 10 की पावर 5
जूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू थी, जो जूल में लिखी हुई थी, ठीक है, जो एटीएम लीटर में लिखी हुई थी या फिर जो लीटर बार में लिखी हुई थी, इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया कि ये भाई एनर्जी की यूनिट थी और ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट्स में लिखा हुआ था। तो एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम कैसे आया वो मैंने आपको ऊपर रिलेट करके समझाया है, ठीक है। स्टेप बाइज स्टेप चलना, आपको भी समझ में आ जाएगा। एनर्जी को इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा, सारी चीज़ों को ऐसा यूनिट में लग के अपन के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच गए। उसके बाद पास्कल प्रेशर की SI यूनिट देखी, वो कितना था, के जी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये देख लिया। अब क्या करना था अपन को, प्रेशर के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन करना था, तब अपनी एनर्जी आती। तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर्स में होती है, लीटर को लेंथ के टर्म में देखा अपन ने, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते थे, मीटर क्यूब लिख सकते थे, लेकिन लेंथ में भी मीटर इज द SI यूनिट। तो इसलिए अपन ने पास्कल के साथ में मीटर क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करा और यहाँ से अपन कहाँ पहुँच गए, यहाँ से अपन के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुँच गए। सो दिस इज़ ऑल, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ठीक है। इतना ही था आज के वीडियो में। तो यही तक था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। बताना कि वीडियो कैसा लगा। सेकंड पार्ट में मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, लेकिन यार न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को डीपली समझना, और शायद मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।